हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नोटबुक आईएएस। नोटबुक आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हिस्ट्री की जो सीरीज़ मैं लेकर आ रही हूँ उस सीरीज़ के अंतर्गत आज मेरा तीसरा लेक्चर है। और आज जो हम लोग कल हुई ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव जो था टॉपिक, उससे कल जो मैंने कराया था उससे कुछ क्वेश्चंस जो हमारे छूट रहे, कुछ पॉइंट्स, वो आज हम लोग कवर करेंगे। और चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये कहता है 1883 में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था। पहला जो हमारा क्वेश्चन ये है वो कह रहा है कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में जो 1883 में पारित इल्बर्ट बिल था उसका उद्देश्य क्या था। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इल्बर्ट बिल क्या था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा ये कहता है जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर रोकना था। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जो है वो कह रहा है देसी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता है। मतलब ये था कि देसी जो प्रेस था, समाचार मीडिया था, उस पे अंकुश लगाना था, क्योंकि उपनिवेशी शासक उसे अपने विरोधी समझते थे कि ये हमारी विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। तीसरा जो हमारा ऑप्शन है वो कहता है कि प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना, ताकि देसी भारतीय को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और चौथा जो है आर्म्स एक्ट में संशोधन कर देसी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। ठीक है, तो हम लोग इल्बर्ट बिल के बारे में जानेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इल्बर्ट बिल। आइए हम लोग कुछ चीज़ें इल्बर्ट बिल के बारे में जानेंगे कि क्या है इल्बर्ट बिल, क्यों लाया गया इसे। तो इल्बर्ट बिल जो है जो हमारा इल्बर्ट है वो इल्बर्ट बिल जो है 9 फरवरी 1883 को लाया गया था। कब लाया गया था? ये जो है 9 फरवरी 1883 को लाया गया था। क्यों लाया गया था, लाने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो ये जो है न्यायिक असमानता को दूर करने के लिए लाया गया था। होता कुछ कहानी होता ये था कि जब यूरोपीय भारतीय भारत के जो न्यायाधीश थे, जो भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीश थे, तो पहले क्या होता था कि जब यूरोपीय के प्रति यूरोपीय नागरिक के प्रति कोई भी न्याय करना होता था, या कोई भी यूरोपीय नागरिक के मामलों की कोई भी सुनवाई होता था, तो उसमें उनके जो जज होते थे, उनके जो न्यायाधीश होते थे, सिर्फ यूरोपीय होते थे। ठीक है, लेकिन इल्बर्ट बिल के द्वारा ये कहा गया कि भारतीय जो न्यायाधीश हैं वो भारतीय के साथ साथ यूरोपीय मामलों की भी सुनवाई करेंगे। तो क्यों, पहले क्या था, पहले क्यों नहीं करते थे भारतीय न्यायाधीश? आखिर न्यायाधीश तो पहले भी होंगे, तो क्यों नहीं करते थे भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय नागरिकों के मामले की सुनवाई क्यों नहीं करते थे? तो होता था कि जब
जब यूरोपीय का विस्तार हुआ, बक्सर की युद्ध के बाद होता क्या है कि जब मुगल प्रशासन की सत्ता बिल्कुल खत्म हो जाती है और बंगाल पे ब्रिटिश नियंत्रण हो जाता है, तो जब ये ब्रिटिश सत्ता स्थापित होने के बाद जब न्यायिक समस्या का जब देख रेख होना होता था, तो ये कहा गया कि जो भारतीय रियासत जो ग्रामीण इलाके हैं उसके न्यायिक क्षेत्र जो है भारतीयों के अधीन रख दिया गया, कि भारतीयों को वहां पे सर्वोच्च बना दिया गया न्यायाधीश, कि उसमें तो भारतीय न्यायाधीश थे अपना न्याय दे सकते हैं, लेकिन यूरोपीय के प्रति नहीं दे सकते, क्योंकि आधार ये दिया गया, तर्क उनका कहने का कि भारतीय न्यायाधीश के पास इतनी उपयुक्त क्षमता नहीं है कि वो यूरोपीय का न्यायाधीश के यूरोपीय नागरिकों के मामलों को समझ सके और सही सुनवाई कर सके। तर्क ये दिया गया था। ठीक है, तो भारतीयों को इस बात को बहुत ही खेद पहुंची। तो जब इल्बर्ट बिल आया तो इसमें दोनों को समानता दिया गया कि यूरोपीय तो भारतीय न्यायालय के जो भी मामले हैं उसमें जब हस्तक्षेप कर सकते हैं, तो भारतीय यूरोपीय के प्रति जो मामला है उसकी सुनवाई और क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये एक जो शिक्षित मध्य वर्ग था उसके बीच उसके भी ये बहुत बड़ा इच्छा था कि जाने की क्यों नहीं कर सकता है। तो जब ये इल्बर्ट बिल आया तो उसमें कहा गया कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय नागरिकों के मामले की सुनवाई कर सकते हैं। तो हुआ जब ये इल्बर्ट बिल आया, तो जब ये पक्ष आया तो यूरोपीय का जो बहुत बड़ा समूह था वो इस चीज़ से खफा हो गया और इस बिल को मानने से इनकार कर दिया। इस बिल के लिए लेकर के आपस में इन लोगों के आपस में विवाद हो गया। वो ये इस चीज़ को सहन नहीं कर पाए कि किसी यूरोपीय नागरिक का मामलों का निपटारा सुनवाई भारतीय कैसे कर सकता है। ठीक है, तो जब ये इस बिल के प्रति बहुत विरोध हुआ, फिर ये बिल वापस ले लिया गया। तो जब ये बिल वापस ले लिया गया तो भारतीयों ने ये सोचा कि यूरोपियों से समानता का अपेक्षा नहीं की जा सकती है। जो एक मध्य वर्ग, जो बुद्धिजीवी शिक्षित मध्य वर्ग था, अभी तक ब्रिटिश विरोधी जो गतिविधियां होती थी उसमें ब्रिटिश का साथ देते थे। अब वो समझ गए थे कि यहाँ जब ब्रिटिश हमें अपने बराबर नहीं समझते, हमें उपेक्षा करते हैं, अपने समान नहीं समझते, तो फिर ये कभी भी हमें समानता नहीं दे सकते हैं। और एक जो पृष्ठभूमि बनी यहाँ पे ब्रिटिश के खिलाफ नफरत की पृष्ठभूमि बनती है। और आप आगे चल के देखेंगे कि एक राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन 1883 में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन होता है और इस सम्मेलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म देगा। और ये पृष्ठभूमि धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनने में ये पृष्ठभूमि तैयार होगी। अच्छा, ये जो इल्बर्ट बिल आया था जिसमें कहा गया था कि भारतीय न्यायाधीश नहीं कर सकते, तो इनके पीछे क्या क्या तर्क दिया गया था। तो एक तो यूरोपीय लोगों ने बोला था कि भारतीय के पास इतनी समझ नहीं है कि ये यूरोपीय नागरिक के मामलों को, आपराधिक मामले जो हैं उनको समझ सके या कोई भी मामला समझ सके। लेकिन इसमें एक बड़ा हाथ महिला वर्ग का भी था। जो ब्रिटिश महिलाएं थीं, ब्रिटिश महिलाओं ने ये तर्क दिया कि जो बंगाली महिलाएं हैं, बंगाली लोग हैं, जो वीमेंस लोग हैं, वो अपने पति के जो इंडियन कल्चर है, पितृसत्तात्मक सोच है, उसके अकॉर्डिंग ये बंगाली लोग जो है अशिक्षित है और इन्हें नहीं पता कि हमारा अधिकार क्या है। तो जिस तरह से इन्हें अपना अधिकार नहीं पता, तो ये आर्गुमेंट नहीं कर पाती हैं, चीज़ों को समझ नहीं पाती, तर्क नहीं दे पाती। तो कुल मिलाकर इनका कहने का तात्पर्य ये था कि ये खुद पे जुल्म, अत्याचार या जो भी चीज़ें हैं शिक्षा के अभाव के बगैर ये सहते रहती हैं। तो इनके जो हस्बैंड है अगर न्यायाधीश होते हैं तो ये चीज़ ये जानते हैं कि हमारे घर में स्त्रियों की क्या स्थिति है। तो ये लोग अगर स्त्री मामले आए, वीमेन के लेकर के कोई इशू आता है, तो उस पर सही राय नहीं व्यक्त कर पाएंगे, क्योंकि इनके घर में चूंकि ये होता है, ये अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं। तो यहाँ भी यूरोपियन कल्चर में भी ये वही चीज़, वही न्याय देंगे। तो एक वीमेन का जो वर्ग था बहुत कड़ा विरोध किया। और आप देखेंगे कि वीमेन वर्ग से ये आईएएस से लेकर के यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बहुत पीसीएस में भी ये पूछा है कि इल्बर्ट बिल विवाद में क्या तर्क दिया गया था। और तर्क में एक वीमेन वाला भी पॉइंट रहता है जिसे हम लोग छोड़ करके आ जाते हैं। तो ये वीमेन का पॉइंट रखिएगा आप लोग।
ये जो वीमेन वाला पॉइंट आता है इसमें भारतीय की तरफ से क्या रिएक्शन रहता है? भारतीय महिलाएं जो हैं इसमें रिएक्ट करते हुए बंगाल की महिलाएं ये कहती हैं कि उस समय जब जब 1883 तक ब्रिटेन में डिग्री कॉलेज की व्यवस्था नहीं थी, वीमेंस डिग्री कॉलेज के अंदर मतलब ग्रेजुएट नहीं हो पाती थी, लेकिन कलकत्ता में उसके पहले ही विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी थी और बंगाली बहुत सारी बंगाली वीमेन जो थी डिग्री कॉलेज में प्रवेश ले ली थी। तो उन्होंने ये तर्क दिया कि अगर एक ब्रिटिश यूरोपीय महिलाएं जो हैं अगर कहती हैं कि भारत में शिक्षा है और बंगाल की वीमेन जो हैं वो अशिक्षित हैं, तो ये तर्क उनका बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर अगर देखा जाए तो यूरोपियन से यूरोपियन से भारतीय महिलाएं, इनफैक्ट जो खासकर बंगाल की महिलाएं के बारे में बोला गया था, उन्होंने कहा कि यूरोपियन से भारतीय महिलाएं की शिक्षाएं खासकर बंगाल के परिप्रेक्ष्य में बोला गया था, तो बंगाली में जो वीमेंस हैं वो ज़्यादातर शिक्षित समझदार हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है बहुत ही पूछता है, ब्रिटिश महिलाओं वाला जो पॉइंट है ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा आपसे घुमा फिरा कर, चाहे जैसे पूछे कि एक ये रहेगा कि इल्बर्ट बिल में कौन कौन से पॉइंट दे देगा कि न्यायिक असमानता, क्या क्या मुख्य वो थे न्यायिक असमानता, ठीक है, भारतीयों को प्रेस का दे दिया, कुछ दे दिया, एक ये भी लिख दिया कि ब्रिटिश महिलाओं का आर्गुमेंट जो था उसके बारे में भी कुछ पॉइंट डाल दिया। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा और आपको पता है क्या करना है आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि हम लोग आंसर कर सकें। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन को रीड करते हैं। कहता है क्वेश्चन हमारा 1883 में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था। अब आप लोग बताइएगा। जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों के बराबरी पर रोकना था। ठीक था। प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना, प्रशासनिक सेवाओं में प्रशासनिक सेवा परीक्षा भारत में कराना और आर्म्स एक्ट में संशोधन करना। चलिए करेक्ट आंसर बताइए। अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, अभी हम लोग पढ़े हैं न्यायिक समानता यानी असमानता को दूर करना, यानी जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय और यूरोपीय लोगों के बराबरी पर रोकना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चले। सूची 1 को 2 से मिलाना है। कल की क्लास में हम लोग अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी, महालवारी सबके बारे में जाने हैं, तो क्वेश्चन उसी से फ्रेम किया गया है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाया गया है, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है पीसीएस में, इसलिए वहां से उठाया गया है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े सामंतों की सूची 1 को 2 से मिलाना है। सूची 1 में कहता है बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, मालगुजारी के इजारदारी अथवा तहसीलदारों की आवंटित भूमि उप किराएदारों पर देने की, गिरवी रखने की, हस्तांतरण करने या उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि और ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती। चलिए क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, आइए समझिए क्या होगा इसका आंसर। बड़े सामंतों की आवंटित भूमि, बड़े सामंतों की आवंटित भूमि, चलिए बताइए। जमींदारी प्रथा, ठीक है, जमींदारी प्रथा में आपको बताए थे जमींदारी प्रथा में क्या हुआ था। ठीक है, मालगुजारी के इजारेदार अथवा तहसीलदारों की आवंटित भूमि, रैयतवाड़ी, उप किराएदारों पर देने, गिरवी रखने और हस्तांतरण करने और उपहार देने, दागीदारी, ग्राम स्तर पर की गई राजस्व बंदोबस्त, महालवाड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा
कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया था। वो कौन सी वस्तु थी? तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसके द्वारा कंपनी के विशेषाधिकार का जो था, व्यापारिक विशेषाधिकार, उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन कुछ एक चीज था जिसको कंपनी के लिए सुरक्षित रखा गया था। तो ये पूछ रहा है कि वो कौन सी चीजें हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा कागज, बी जूट, सी चाय और डी चीनी। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो जैसे 1813 से पहले क्या होता था, व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था। ठीक है, उसमें फिर क्या होता है कि इनका व्यापार में बहुत ही मोनोपोली बढ़ जाता है, जिसमें चीन के साथ अफीम का व्यापार हो गया, आपको जूट, चाय, कागज, सबकी व्यापार होती थी। तो धन का एक तरफा बहिर्गमन तो होता ही था, प्लस व्यापार में मोनोपोली के कारण भारत में जो छोटे मोटे जो भी भारत से आयात निर्यात की जो वस्तुएं थी, वो उस पर से भी भारतीयों का हक छीनता जा रहा था। इसलिए 1813 का जब चार्टर एक्ट आया, तो उसके थ्रू मुक्त व्यापार करने के लिए, दूसरे का ट्रेड में भारतीयों को भी इजाजत के लिए, मतलब फ्री ट्रेड टाइप सा, जैसे इन लोगों का फ्री ट्रेड रहता था, कुछ कुछ ही इनसे टैक्स लिया जाता था। उसमें क्या होता है कि छूट मिलता है कि ठीक है, दूसरे भी भारतीय भी अपने व्यापारिक छूट भारतीयों को भी मिलता है। उसके थ्रू भारतीय अपना सामान भी अदर जगह बेच सकते हैं, ब्रिटेन के उसमें बेच सकते हैं। तो उसमें था कि कंपनी के लिए सुरक्षित व्यापार में सिर्फ कौन सा था, बाकी सब भारतीयों के लिए या अदर लोगों के लिए खोल दिया गया था। तो कंपनी के लिए सिर्फ चाय का व्यापार जो था वो सुरक्षित रखा गया था। कागज, जूट, चीनी। जूट जो आपको पता होगा, जूट जूट कब था, जूट कहाँ बनता था? बंगाल के पूर्णिया या पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, जानते होंगे आप। उस टाइम का जूट और पटसन जो था बंगाल के पूर्णिया और पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में उस टाइम बनता था। जो आज का कुछ पूर्णिया जो है बिहार में है, और पुरुलिया कुछ कुछ चीज़ें बांग्लादेश के अंतर्गत कुछ पार्ट आ गया है इसका। कागज के बारे में आप जानते थे, कागज में चीन की मोनोपोली थी 13वीं शताब्दी में। कागज, चाय में कंपनी का विशेष अधिकार रहा। चीनी, शुगर का यूपी जो है अभी शुगर के मामले में आपको पता है। अच्छा, चीनी मिल के और चीनी में यूपी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? अभी जो हम लोग देखिए कि धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है उसको संकुचित किया जा रहा था, और कौन से एक्ट की तरह पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो ये जो था आपका ऑप्शन है, आपका ऑप्शन है 1813 का चार्टर एक्ट, बी ऑप्शन है 1833 का चार्टर एक्ट, सी ऑप्शन है 1858 का विक्टोरिया की घोषणा, और डी इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इसके बारे में अभी हम लोग देखिए कि कुछ एक चीजों पे, जैसे चाय, चीन के साथ व्यापार, रहा, तो इसमें एक अधिकार तो नहीं खत्म किया गया। 1898 का जो विक्टोरिया का घोषणा पत्र था, ये जो है आपको 1857 के रिवोल्ट के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद आता है, सम्राज्ञी घोषणा पत्र, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। और 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसको देखेंगे।
1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसका करेक्ट आंसर आपको 1833 का ही होगा, चार्टर एक्ट, जिसमें कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया। और यहाँ पे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वहाँ यूके की संसद के द्वारा एक वो पास किया जाता है और उसमें एक अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, जो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करिए। कल हम लोगों ने भू राजस्व व्यवस्था पढ़ा है, कल पढ़ने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखे थे, लेकिन आज जो है जो क्वेश्चन छूट गए हैं, जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं आरओ में और यूपी पीसीएस वैसे स्पेसिफिकली यूपी पीसीएस, और एक क्वेश्चन उत्तराखंड में आया है जो मैं इसी के लिए ये जो सीरीज है मैं इसी चक्कर में लेकर के आई हूँ कि ताकि आपकी प्रीवियस क्वेश्चन पे भी पकड़ बन सके, आपको पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चन यूपी में पूछे जाते हैं। तो भू राजस्व के संदर्भ में जो है कथन पे विचार करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इस कारण इसे अस्थाई बंदोबस्त कहा गया। दूसरा जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया और इसी कारण इसे रैयत व्यवस्था कहा गया। महालवाड़ी के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल या जागीर का एक भाग के अनुसार से निश्चित किया गया, इसीलिए यह व्यवस्था महालवाड़ी कहलाया। इसमें कह रहा है कि कौन सा सही है। आप लोग देखिए एक बार क्वेश्चन को। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या हमारा होगा आंसर। तो अस्थाई बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदार से हमेशा हमेशा के लिए लगान निश्चित किया था। जो एक अवधि निश्चित हुई थी उसके तहत कहा गया था 19% भूभाग पे लगा था ये, और 10/11 भाग जो है सरकार को देना था और 1/11 भाग जमींदार को अपने पास रखना था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में हो गया सरकार रैयत से मतलब आपको पता है किसान, सीधे किसानों से संपर्क उन्हीं से ही हुआ था। इसमें जमींदारों या बिचौलियों को हटा दिया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था ये भी सही है। महालवाड़ी के अंतर्गत खेत के आधार पे नहीं, पूरे महाल यानी जागीर, पूरा उसमें खेत समुदाय सब शामिल होता था, उसके अनुसार निश्चित किया गया था। चूंकि ये महालवाड़ी व्यवस्था था, लेकिन देनदारी जो तय हुई थी, देनदारी जो थी वो जो महालवाड़ी व्यवस्था के अनुसार महाल के अकॉर्डिंग हुआ था निश्चित लगान, लेकिन देनदारी जो तय थी व्यक्तिगत थी। ठीक है, इसलिए ये महालवाड़ी व्यवस्था कहलाया। इसका आंसर होगा हमारा 1 2 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये जो क्वेश्चन है महालवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल है गंगा घाटी, दोआब यूपी, उत्तर पश्चिमी यूपी, मध्य भारत के भाग, मराठों के अधिकृत प्रदेश, पंजाब। इसका करेक्ट आंसर है ऑल, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा जो है समाज के उच्च वर्ग को दी जाए, इस वर्ग से छन छन जनसाधारण तक पहुंचे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखेंगे आगे हम लोग एक इस पे स्पेशल सीरीज में इस पे लेकर के आऊंगी। शिक्षा का, भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ ब्रिटिश भारत में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी फिलहाल ये जान लेते हैं ये क्वेश्चन के थ्रू कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जानी चाहिए, जिससे इस वर्ग से छन छन शिक्षा जनसाधारण तक पहुंचे। ठीक है, इस सिद्धांत का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन हमारा है अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत होगा, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ऊर्ध्वमुखी निस्पंदन सिद्धांत, अपवर्ड फिल्ट्रेशन, अधोमुखी शुद्धिकरण सिद्धांत, डाउनवर्ड डिस्टिलेशन थ्योरी, और ऊर्ध्वमुखी, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ऊर्ध्वमुखी शुद्धिकरण सिद्धांत। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत जो है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ऊर्ध्वमुखी निस्पंदन सिद्धांत, अधोमुखी शुद्धिकरण सिद्धांत, ऊर्ध्वमुखी शुद्धिकरण सिद्धांत।
आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ए। क्या है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है, इसमें क्या होता है, ये अंग्रेज जब यहाँ पे जब अपना शासन चला रहे थे तो उनको प्रशासनिक कार्य के लिए और हर जगह उन्हें एक भारतीय वर्ग की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि इतने लोग ब्रिटिश लोग यहाँ आकर हर फील्ड में काम नहीं कर सकते थे। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि कुछ भारतीयों का एक ऐसा वर्ग होना चाहिए जो अंग्रेजी के प्रति वफादार हो, जो रंग से वस्त्रभूषा से भारतीय हो लेकिन मन से विचारों से पश्चात संस्कृति के प्रवर्तक रहे, सूत्रधार रहे। तो उनको ये यूरोपीय को, ब्रिटिशर्स को एक बार ये लगा कि एक मध्य इसके लिए भारत के जो उच्च वर्ग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनको शिक्षित करो, जो विचारों से संस्कृति से भारतीय तो रहें लेकिन वो पढ़ के हमारे शिक्षा को ग्रहण करके प्योर यूरोपीय कल्चर को अपना ले, यूरोपीय भाषाई आधार पे यूरोपीय हो जाए, सामाजिक आधार पे धीरे धीरे, ताकि उन्हें ये लगता था कि भारत में अशिक्षा है, अंधविश्वास है। तो इसलिए एक तर्क जब आप आगे पढ़ेंगे तो परंपरावादी और पाश्चात्यवादी एक शब्द आएगा जिसको मैं बताऊंगी नेक्स्ट चैप्टर में। अभी फिर फिलहाल इतना जान जाइए आप लोग कि ब्रिटिशर्स को इंडिया में एक ऐसा वर्ग का जरूरत था जो रंग, वस्त्र, वेशभूषा से भारतीय हो लेकिन शिक्षा, बोलचाल, भाषा पे उनकी ऐसी पकड़ हो कि वो ब्रिटिशर्स लगे। ठीक है, तो ये जो था अधोमुखी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी था, जो कहता था कि शिक्षा उच्च वर्ग को दी जाए जिससे छिन छन कर जनसाधारण तक पहुंचे। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। भारतीय दस्तकारी उद्योगों के पतन का कारण क्या था? बस दस्तकारी उद्योग के पतन का कारण ROA 2016। पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखिए आप लोग इसको। अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना। अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण। इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर। डी उपयुक्त सभी। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर हमारा होने वाला है उपयुक्त सभी। जैसा कि मैंने बता रखा है आपको कि भारत के जो बुनकर थे उनसे जो तैयार माल होता था वो बहुत ही मिनिमम प्राइस पे लिया जाता था। और अंग्रेजों में क्या था, अंग्रेज अपने, चूंकि अंग्रेज यूरोप में औद्योगिकीकरण हो चुका था तो वहाँ पे मशीन, वहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से यहाँ पे कच्चे माल बनाए जाते थे। ठीक है, तो जिस माल की वहाँ पे ज़रूरत होती थी उसी माल को यहाँ पे तैयार कराया जाता था। ऊपर उसके बाद इंग्लैंड को अगर आयात की जाती थी उस पर भारी टैक्स, आयात टैक्स जो था वो लगता था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा। अगला, भारत में अनऔद्योगिकीकरण या प्राक औद्योगिकीकरण प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की अवधि क्या थी? सॉरी, ठीक है, अनऔद्योगिकीकरण की अवधि क्या थी? ऑप्शन हमारा है 1757 से 1857, 1800 से 1850, 1850 से 1900, 1900 से 1947। ठीक है, चलिए देखेंगे पहले कि अनऔद्योगिकीकरण होता क्या है। इसका जो काल है भारत में 1800 से 1850 तक माना जाता है। भारत में अनऔद्योगिकीकरण का जो पीरियड है, टाइम है, 1800 से 1850 है।
क्यों था उस टाइम का? क्योंकि ब्रिटिशर्स की धन निष्कासन के संबंधित जो सिद्धांत दिया गया था उसके परिप्रेक्ष्य में भारत में जो पहले से परंपरागत उद्योग थे वो तो नष्ट हो चुके थे, और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप यहाँ से कच्चे माल की प्राप्ति भी, यहाँ से कच्चे माल भी ले जाते थे। तो होता यूँ था कि भारत में तो ना कच्चे माल बने ना उद्योग बना। ठीक है, औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुई तो ब्रिटेन क्या किया कि एक जो उत्पादक देश था उसको एक मार्केट में बदल दिया। ठीक है, जब मार्केट में बदल देता है तो किसी मार्केट में अगर आप कहीं भी मार्केट बनाएंगे तो आपका प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट है वो लेने वाला कोई चाहिए। अगर यहाँ पे उधर वहाँ भी इंडस्ट्री लग चुका था, यहाँ भी लग जाता तो उनका माल कहाँ बिकता। तो इसीलिए यहाँ पे इंडिया में जो है आपको औद्योगिकीकरण नहीं हुआ। 1850 के बाद में यहाँ पे स्टार्ट होता है औद्योगिकीकरण, जिसके तहत सबसे पहला मुंबई में मिल बनता है सूती वस्त्र के लिए, बंगाल में पटसन उद्योग बनता है, झरिया में आपको लोहे के लिए बनता है, कारखाना बनता है। मतलब धीरे धीरे 1850 के बाद ही होता है व्यापारिक गतिविधि, और ब्रिटिशर्स को व्यापारिक गतिविधियों के लिए लोन के लिए बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, कुछ बैंकों की स्थापना हुई। फिर आप इसका परिणाम देखते हैं 50 के बाद 1853 में रेलवे की स्थापना हुई, जो गांव गांव तक अपनी पकड़ बनाने के लिए, गांव गांव तक ब्रिटिश यूरोपियन माल को घर घर तक पहुंचाने के लिए, यातायात को सुगम बनाने के लिए रेलवे की व्यवस्था की गई। जहाज रानी का व्यवस्था किया गया। रेलवे के पोर्ट तक की यात्रा को सुगम बना करके ब्रिटेन से माल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए जहाज रानी की व्यवस्था की गई। तो कुल मिलाकर भारतीयों को अपना एक बाजार बनाने के लिए यहाँ पे धीरे धीरे औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, जो 1850 के बाद देखने को मिलता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देखेंगे 1853 में रेलवे। उसके बाद हर फील्ड में देखिएगा पटसन उद्योग लगता है। पटसन उद्योग तो ब्रिटिश, इसमें पूरा इन्वेस्टमेंट जो था ब्रिटिशर्स का था। फिर उसके बाद आप झरिया में देखिएगा कोयला, सीमेंट कारखाना, तो कुछ सिंचाई परियोजनाएं भी लाई गई। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? अभी हम लोग देखें झरिया बिहार में, झरिया में जो है आपका पहला लोहा इस्पात उद्योग बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बिखरे हुए स्वायत्त गांव के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन गया। यह किसने कहा था? ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि बिखरे हुए स्वायत्त गांव को कवच, जो बिखरे हुए गांव के स्वायत्त गांव को है कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया। ये जो स्टेटमेंट था किसने कहा था? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बुकानन, विलियम जोन्स, लॉर्ड डलहौजी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है आपको बुकानन होगा। फ्रांसिस बुकानन एक ये जो स्टेटमेंट है फ्रांसिस बुकानन का है, जो 1850 से 60 के 50 से 70 72 तक इंडिया में रहे हैं। इन्होंने ही जब रेलवे का स्थापना हुआ था तो इन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, बस इनके बारे में ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, तो बस ये स्टेटमेंट ही पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान थी। भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना
सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान थी, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। और अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न बनकर इंग्लैंड में वर्षा करता था। यह जो है स्टेटमेंट किसका है? ठीक है, धन का निष्कासन जिस तरह से होता है उसी तरह से एक और स्टेटमेंट है, जिस तरह दादा भाई नौरोजी ने धन का निष्कासन का थ्योरी दिया था, उसी तरह से ये भी एक फेमस कोट है, फेमस स्टेटमेंट है। तो इसका ऑप्शन आप लोग देख लीजिए लोग, आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त इनका फुल नेम है। कार्ल मार्क्स, दादा भाई नौरोजी और इनमें से कोई नहीं। चलिए, इस स्टेटमेंट के को किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर है रमेश चंद्र दत्त। ठीक है, नेक्स्ट, हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा तटों से सभी अच्छी चीजों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर गिरा देती है। ये युक्ति किसकी है? इसका ऑप्शन है आपका कार्ल मार्क्स, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त और जॉन सुलिवान। इसका जो है करेक्ट आंसर देखिए आप लोग एक बार, कार्ल मार्क्स ने इसमें उद्योगों से संबंधित टिप्पणी की थी। जैसे ब्रिटिश का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव है, जिसमें कुछ जो लोग थे उन्होंने अच्छे अच्छे स्टेटमेंट दिए थे। उस स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि स्टेटमेंट किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो हम लोग एक तो धन निष्कासन का स्टेटमेंट देख लिया, अभी अभी जो हम लोग रमेश चंद्र दत्त के बारे में देखा, उन पिछली जो क्वेश्चन थी उनके स्टेटमेंट से था। दादा भाई नौरोजी का देख लिया। कार्ल मार्क्स ने कहा था, उद्योगों के पतन के बारे में बोला था कि एक श्रमिक वर्ग को उत्पन्न, भारत के ये ब्रिटिशर्स की जो नीति है, एक श्रमिक वर्ग को उत्पन्न कर दिया था, कुछ इस तरह से स्टेटमेंट है। तो मतलब श्रमिकों से रिलेटेड अगर स्टेटमेंट आए तो कार्ल मार्क्स, धन निष्कासन से हो दादा भाई नौरोजी, अभी जो हम लोग पिछला क्वेश्चन पढ़ा वो भी अर्थव्यवस्था से ही था, रमेश चंद्र दत्त। और जॉन, इसका जो आंसर है जॉन सुलिवान है, जिन्होंने कहा था कि अच्छी चीजें गंगा तटों से सोकर टेम्स नदी के तटों पर निचोड़ देती है। ठीक है, स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश में भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा? करेक्ट आंसर है इसका क्या है? ऑप्शन देखेंगे, बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। चलिए समझिए इसका क्या है आंसर। इसका करेक्ट आंसर है बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए हैं? ऑप्शन ए जूट, कोयला, लौह इस्पात, मशीन के पुर्जे, सूती कपड़ा। चलिए तो आइए इसके बारे में जानते हैं। जूट जो है, आपको जूट और पटसन, ये आपको देखने को मिलेगा बंगाल में, पूर्णिया और पुरुलिया जो डिस्ट्रिक्ट था उधर। कोयला बिहार, झरिया, लोहा इस्पात भी बिहार, झरिया, कोयला प्लस लोहा दोनों ये है। मशीन के पुर्जे नहीं, सूती कपड़ा मुंबई। मशीन के पुर्जे इसमें हमारा नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा 1 2 3 5, 1 2 3 एवं 5 ए। चलिए, आज के ब्रिटिश भारतीय अर्थव्यवस्था पर इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था वो खत्म हुआ। इसमें कुछ चीजें, कुछ वर्ड है जो आप लोग जान लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन है, एक शब्द है जो बार बार आता है, जिसे आईएएस से लेकर पीसीएस हर चीज में पूछा गया है। इसको देखते हैं।
ये आईएएस 2015 में पूछा है, और आईएएस 2015 में जब क्वेश्चन पूछा है तो यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है। यूपीपीसीएस ने पूछा है, और जब यूपीपीसीएस ने पूछ लिया है तो आरओ का भी फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है। तो इसलिए इसके बारे में थोड़ी सी चीजें जान लीजिए। इंपीरियल जो प्रेफरेंस शब्द है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो है, जो भारत की वस्तुएं ब्रिटेन में आयात, जो भारत की वस्तुएं ब्रिटेन में आयात की जाती है, इसका संबंध उससे है। से इंपीरियल प्रेफरेंस जो शब्द है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ब्रिटिश आयातों पर दी गई रियायत है। ठीक है, ब्रिटिश जो आयात थी उस पर रियायत दी जाती थी। ठीक है, एक एक दो और चीज है। एक एक और वर्ड है, मिरासदारी। मिरासीदारी एक वर्ड है, क्वेश्चन पूछा है, मिरासीदार, ये दो है, मिरासीदार। ये पूछा है कि भारत के आधुनिक भारत में मिरासीदार शब्द का संबंध किससे है? आधुनिक भारत में मिरासीदार शब्द का जो संबंध है वो किससे है? तो मिरासीदार जो शब्द है वो राजस्व दाता से संबंधित है। ठीक है, राजस्व दाता से संबंधित है। और कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट रहा है? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रभाव से इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक कवर कर दिए गए हैं, और जितने भी क्वेश्चंस पहले प्रतियोगिता परीक्षा में आ गए उसको भी कवर किए हैं, और एक जो बता दिया, और जो क्वेश्चन आने की संभावना है उसको भी बता रखा है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से करिए, ताकि आगे कोई भी क्वेश्चन इससे छूट ना सके। ठीक है, दो शब्द हमारे नोटबुक आईएएस के बारे में। नोटबुक आईएएस जो है वो टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराता है। ठीक है, हमारे यहाँ यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, हर जगह हर पीसीएस का पीटी और मेंस का ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें अच्छे अच्छे फैकल्टी के द्वारा क्वेश्चन तैयार कराया जाता है, और अच्छे मार्गदर्शन में आपको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप अपनी प्रतियोगिता परीक्षा को और अच्छे से क्रैक कर सके, सफल बने। तो इस सीरीज के तहत हम लोग अभी आरओ का टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, और आप लोग आरओ का टेस्ट सीरीज लगाइए, और क्विक सीरीज ये जल्दी से जल्दी रिवीजन कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। जिस यूट्यूब के माध्यम से हमारा प्रयास रहेगा कि आप लोग हमारे कोर्स को करिए, हमारी वीडियोस को देखिए, और अपने क्वेश्चंस लगाइए, और आप लोग सफल बनिए। इस आज की क्लास यहीं पे स्थगित करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय, जय माता दी।